हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में आप सभी को पता है कि हम 8 मार्च के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ सभी रिलीवेंट डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि सभी डिटेल इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ओके, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको इवनिंग में 6 बजे तक क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपडेट देता हूं करंट अफेयर की शंखनाद ई बुक से रिलेटेड। तो आपकी ईयरली करंट अफेयर की बुक अवेलेबल है फ्रेंड्स, जो कि देखिए आपकी मार्च 2024 तक अपडेटेड बुक है। ये अब आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर हमारी ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, वहां पर कॉल कर लीजिए कोई भी अगर आपको डाउट आता है। ओके, चलिए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आज हमने एक ही क्वेश्चन लिया। कल के जो थे उनको हम एंड में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? काफी सेशंस पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आज के इस सेशन में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में इंक्लूड किया है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। देन शुरू करते हैं 8 मार्च के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डे और थीम से है पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको डे और थीम से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है? तो पहला फैक्ट जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि इंटरनेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 8 मार्च को। 2024 में इंस्पायर इंक्लूजन, थीम है इंटरनेशनल विमेंस डे की। सबसे पहली बार 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी थी इस डे को मनाए जाने की, और तब से लेकर हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, उनके राइट्स के प्रति जागरूक करना, सभी लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना, महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान दिलवाना, ये उद्देश्य है इंटरनेशनल विमेंस डे का। ओके, 2024 में इंस्पायर इंक्लूजन थीम है समावेशन के लिए प्रेरित करें, सभी लोगों को महिलाओं के साथ समावेशन के लिए प्रेरित करें, यह मूल उद्देश्य है इस थीम का। ओके, मतलब महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करें, उन्हें समानता दिलाने का प्रयास करें, यह थीम का मेन मोटिव है। थीम पता चल गई? ओके, यह है इंटरनेशनल विमेंस डे 2024। 2024 की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। देखिए, क्योंकि 1 या 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको 2023 की भी थीम पता होना चाहिए। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी 2023 की इंटरनेशनल विमेंस डे की थीम थी, और अब 2024 में यह थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मार्च में जो अदर डे मनाए जाते हैं, कुछ मैंने आपको पहले भी बताए हैं, कुछ नए इंक्लूड कर रहा हूं मैं, इन्हें भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्च को ये हमने पढ़ा था शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, और 16 मार्च को इंडिया में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड ऑन करें इंटरनेशनल विमेंस डे, तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है, पहले ये समझिए कि अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर अलग अलग देशों को अलग अलग रैंक देती है। तो ऑल ओवर कोई एक रैंक नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज के आधार पर कितना उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है किसी भी देश में, मतलब महिलाओं को पॉलिसीज के आधार पर अधिकार दे भी पा रहे हैं कि नहीं, लागू भी करवा पा रहे हैं कि नहीं, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर पर्टिकुलर रैंक की बात नहीं होगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि
वर्ल्ड बैंक ने 2024 की अपनी इस रिपोर्ट में किस चीज को एड्रेस किया है, किस चीज के बारे में रिकमेंडेशन दिया है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहले रिपोर्ट का नाम पढ़ लीजिए, विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024। किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने 2024 में। यह 10th एडिशन है इस रिपोर्ट का, याद रखिएगा 10th एडिशन। ठीक है, चल देखते हैं। 8 अलग अलग डायमीटर या डायमेंशन के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जैसे महिलाओं से संबंधित है सारे डायमीटर, यहां पर देखिए मोबिलिटी, वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ कितना अच्छा भेदभाव किया जाता है या फिर किस देश में खराब भेदभाव किया जाता है, उनकी सैलरी पुरुषों की तुलना में कितने सिमिलर दी जाती है उनको काम के अकॉर्डिंग, मैरिज में पति के साथ पत्नियां कितनी ज्यादा खुश है, इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी या पेंशन से संबंधित मामलों में महिलाओं को किस देश में कितने अधिकार दिए जा पा रहे, इस आधार पर पूरे इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है ना। अब की पॉइंट क्या है इस रिपोर्ट के? तो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि महिलाओं को पुरुषों को मिले जो अधिकार हैं उनके मुताबिक केवल 2/3 अधिकार ही अभी तक वर्ल्ड के अलग अलग देशों में दिए जा रहे, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के पास राइट्स कम है पुरुषों के मुकाबले। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन भी दी है वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में, जैसे नौकरियों में महिलाओं के कार्य करने से जुड़ी पाबंदियों को खत्म किया जाना चाहिए, मैटरनिटी लीव पर अलग अलग देशों को अच्छे कानून बनाने चाहिए और सभी महिलाओं को समान वेतन के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जैसे पुरुषों को वेतन मिलता है वैसे महिलाओं को भी वेतन दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन है वर्ल्ड बैंक की। रिपोर्ट का नाम है विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024। कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। यहां पर वर्ल्ड बैंक की भी हमें बात कर लेना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ऋण प्रदान करता है, मदद प्रदान करता है। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, यूएसए में। ओके, अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद पर है। यार विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2024 या इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है और 2024 में यह 10th एडिशन है, याद रखिएगा। क्लियर, इजी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के चेस के महान खिलाड़ी गेरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया गया? तो गेरी कास्परोव काफी फेमस चेस खिलाड़ी रहे हैं फ्रेंड्स, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इन्हें अपने यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया। अब कारण जानने की आपको अगर जिज्ञासा है तो सिंपल सा कारण है कि रशिया में ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे। व्लादिमीर पुतिन जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। वैसे तो 2014 में ही इन्होंने रशिया छोड़ दिया था और ये यूएसए शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इनको पता था कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, कभी भी गवर्नमेंट इनके खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी ले सकती है, कुछ भी इनिशिएटिव ले सकती है और इनको हो सकता है जेल में डाल दे या फिर मरवा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने पहले ही देश छोड़ दिया था। गेरी कास्परोव यूएसए में शिफ्ट हो गए थे 2014 में। अब इन्हें रशियन गवर्नमेंट ने अपने यहां पर आतंकवादी डिक्लेयर किया। चेस खिलाड़ी है, अभी वर्तमान में 60 साल की एज है। 2014 में ये यूएसए शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है ना। तो रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी, नाम याद रखिएगा रोस्विन, इस एजेंसी ने, जो कि रशिया की एजेंसी है, गेरी कास्परोव को अनवांटेड लिस्ट में शामिल किया है। वांटेड लिस्ट में शामिल किया है, इसको सही कर लेना, वांटेड लिस्ट में शामिल किया है, मतलब आतंकवादी डिक्लेयर किया गया इन्हें। अब आतंकवादी डिक्लेयर करने के बाद इनके जितने भी वित्तीय लेन देन है जो कि चल रहे हैं कहां पर, रशिया में, उन सभी को बाउंडेड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है, आतंकवादी घोषित हो गए तो इनके अब वित्तीय लेन देन रशिया में नहीं होंगे और रशिया में तो वैसे भी नहीं जा रहे थे ये, तो अब सब खत्म हो जाता है। और अब अगर कभी ये दिख जाते हैं तो रशियन गवर्नमेंट या वहां की पुलिस इन पर एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। रूस से संबंधित चेस खिलाड़ी हैं, काफी महान प्लेयर रहे हैं। आईबीएम जो कि एक
कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपने नाम सुना होगा इसका, काफी हमने पढ़ा। इनका एक कंप्यूटर था, रोबोट बोल लो आप, जिसका नाम था डीप ब्लू। इस कंप्यूटर को भी चेस में हराया था किसने? गेरी कास्परोव ने। तो ये खिलाड़ी हैं चेस के, रशियन रशियन खिलाड़ी हैं, रशियन चेस खिलाड़ी हैं गेरी कास्परोव। अब इन्हें रशियन गवर्नमेंट ने अपने यहां पर आतंकवादी डिक्लेयर किया है। ओके, इसके बाद रशिया का थोड़ा हम पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, रशिया की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है कौन? रशिया। आप पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इसका अधिकतर हिस्सा यूरोप में आता है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन में इसका अधिकतर हिस्सा आता है एशिया। एशिया में रशिया का जो पार्ट है उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइबेरिया के नाम से। ठीक है ना? ठंडा क्षेत्र है और अधिकतर क्षेत्र खाली। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके अलावा रशिया की कैपिटल की बात करें तो ये मॉस्को है। और मॉस्को किस नदी के तट पर है? अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो मॉस्को मॉस्कावा नदी के तट पर स्थित है। क्रेमलिन टावर है ना, एक बिल्डिंग है क्रेमलिन, ये बहुत ही फेमस है, रशिया में स्थित है ना। सोवियत संघ के नाम से इसे जाना जाता था। 1991 में सोवियत संघ डिवाइड होता है और काफी सारे नए देश टूटकर बनते हैं रशिया से, और सोवियत संघ हो जाता है रूस, और ये डिवाइड हुआ है। कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब किया गया, तो 1991 में किया गया। ओके, देन अगला क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा भारत में पहला एआई जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया गया? ठीक है ना? आइरिस की बात करें फ्रेंड्स तो ये एक एआई बेस्ड टीचर है, रोबोट आप समझ लो। इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में भारत के केरल राज्य में। केरल राज्य में एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के उद्देश्य से पहला एआई जनरेटिव टीचर लॉन्च किया है प्रॉपर आइरिस नाम का। ठीक है ना? भारत के केरल राज्य में 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ऐसे आवाज जो है वो महिला की आवाज है इसकी, मतलब एक विमेन रोबोट आप इसको बोल दो, ह्यूमनाइड रोबोट है ये। 3 लैंग्वेज बोल सकता है। भारत के केरल राज्य में स्कूलों में पढ़ाने के लिए इसे डेवलप किया गया। केरल का एक पर्टिकुलर स्कूल है केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है ना? केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें आइरिस को लॉन्च किया गया। ठीक है ना? ये स्कूल तिरुवनंतपुरम में स्थित है, भारत के केरल राज्य। अब इस एआई जनरेटिव टीचर को डेवलप किया है मेकर लैब्स एजुटेक नाम की कंपनी ने। उद्देश्य आप सभी को पता है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सेक्टर से जोड़ा जा सके, यह उद्देश्य है इस रोबोट को बनाए जाने का। जो अदर, ये देखिए, ये जो जवाब देगी आप ये समझिएगा, रोबोट से अगर स्टूडेंट सवाल पूछता है तो वाजिब जवाब ही देगी। अदर किसी से भी रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट इस रोबोट से, जैसे ड्रग्स पर, ब्लू फिल्म पर, या अदर इस प्रकार का कोई भी अनधिकृत क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट करता है तो ये जवाब नहीं देगी। इसके लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए इस रोबोट को अभी तक डिजाइन किया गया। ओके, तो ये पहला एआई जनरेटिव टीचर है आइरिस के नाम से। किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारत के केरल राज्य में लॉन्च किया गया। आगे बढ़े, केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? देखिए, नाम से समझ में आएगा, नीति फॉर स्टेट्स। ये प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स नीति आयोग का। आंसर डी हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अब प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ये सभी राज्यों को उनके लॉ बनाने में, राज्य में सुशासन लाने में जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा, और इसी प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया नीति फॉर स्टेट्स। स्टेट्स अपनी नीतियां बनाने के लिए जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कैसी जानकारी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनर्जी, हेल्थ, स्किल्स, है ना, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेट को चाहिए पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो सभी इस पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म का नाम है नीति फॉर स्टेट्स। किस आयोग का प्लेटफॉर्म है? तो ये नीति आयोग का प्लेटफॉर्म। नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं,
योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015। इसके चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, मतलब वर्तमान में नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान में सुमन बेरी है और सीईओ नीति आयोग के वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम। काफी एग्जाम्स में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, कंफर्म कीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, यार पर्टिकुलर नीति वर्ड का फुल फॉर्म। ओके, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत लॉन्च की गई है नीति फॉर स्टेट्स नाम की एक प्लेटफॉर्म, एक योजना आप बोल सकते हैं, इनिशिएटिव बोल सकते हैं, काम हो जाएगा। आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? किसको? स्टार्टअप्स को। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य के जितने भी युवा हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट के। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया और 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ठीक है ना। यूपी में वहां का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट है, वो इस योजना को संचालित करेगा, ठीक है। योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 5 लाख रुपए तक का लोन स्टार्टअप्स को दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट के राज्य में। यहां पर उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं यूपी के बारे में, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, काफी सारी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा यहीं से आती है और सुर्खियों में भी रहता है योगी आदित्यनाथ के कारण, तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा यूपी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यूपी की बात करें तो ये अपनी बाउंड्री किससे बनाता है, पहला स्टेट देखते हैं। तो उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लैंड जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। एक हो गया उत्तराखंड, 2 हो गया हिमाचल प्रदेश, 3rd हो गया हरियाणा, 4th हो गया राजस्थान, 5th हो गया मध्य प्रदेश, 6th है छत्तीसगढ़, 7th झारखंड और 8th हो जाता है बिहार राज्य। 8 भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है यूपी। ओके, इसके अलावा एक यूटी यूनियन टेरिटरी भी टच होती है उत्तर प्रदेश से, और वो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश राज्य, और इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है इसकी नेपाल से। ओके, देन यहां के सीएम के बारे में आपको पता है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो ये आनंदी बेन पटेल है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80, सबसे ज्यादा। विधानसभा की सीटें यूपी में 403 हैं और यूपी में राज्यसभा की सीटें हैं 31। ओके, सारी छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये कैजुअली इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे आइए। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है क्या? पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, ये राज्य, ये जो शहर है, ये भारत का नागपुर है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये भारत का पहला शहर है जहां पर जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया। अब इस एक्शन प्लान को समझे तो इस शहर में, मतलब नागपुर में, अब जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी फ्रेंड्स, वो एसी बनाई जाएगी। मतलब शुरुआत से लेकर जब तक वो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, अपना पूरा टाइम पीरियड खत्म नहीं कर लेती, तब तक वो कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करेगी, बहुत ही लिमिटेड, ना के बराबर। इसे कहा गया है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। मतलब इन बिल्डिंग को डेवलप किया जाएगा ना, तो ये नॉर्मल बिल्डिंग से अलग तरीके से बनाई जाएगी। यहां पर यह सारी व्यवस्था की जाएगी कि भाई इस बिल्डिंग से कार्बन का उत्सर्जन न के बराबर हो। इसके लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे, पवन चक्कियों की स्थापना की जाएगी, एनर्जी के लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाएगी, जो रेन वाटर है उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी, रीयूज की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा काफी सारे
जो ईंट बनती है नॉर्मली, है ना, इससे अलग उन ईंटों का यूज किया जाएगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि कार्बन प्रोडक्शन नहीं करती। तो ऑल ओवर जीरो कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान आया है। इसके तहत भारत का पहला शहर जहां पर यह प्लान लॉन्च किया गया, यह महाराष्ट्र का नागपुर है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लाया को, ठीक है ना, तो इसकी बात करेंगे। यहां पर यह आंसर मिल गया आपको, ठीक है, यह पता चल गया एकमात्र शहर है ये भारत का, नागपुर। इस प्लान को देखिए, जीरो कार्बन बिल्डिंग को विकसित करने के लिए जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट को 2021 में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। इसने 2021 में इस प्लान को लॉन्च किया था। पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, और इसने इस प्लान में वर्ल्ड के 6 शहरों को इनिशियल लेवल पर शामिल किया। इन 6 शहरों में भारत का एकमात्र शहर है, और वो कौन है? नागपुर। इसके अलावा केन्या, कोस्टारिका, तुर्की, कोलंबिया, ऐसे 5 अलग अलग शहर भी शामिल है, और एक इंडिया का शहर है, मात्र एकमात्र शहर भारत के, महाराष्ट्र का नागपुर। समझ में आ गया क्या है पूरी बिल्डिंग प्लान क्या है? आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, श्रीनाथ वीर महास्कोबा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये सेलिब्रेट किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के पुणे में वीर गांव है, वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है श्रीनाथ वीर महास्कोबा उत्सव या फेस्टिवल। माघ माह में आयोजित किया जाता है, माघ माह में, और 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। श्रीनाथ वीर महास्कोबा फेस्टिवल, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में, वैसे पुणे से जो मेन सिटी है उससे 50 किलोमीटर दूर एक गांव है वीर गांव, यहां पर इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और किस नदी के तट पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह पूर्ण गंगा नदी के तट पर सेलिब्रेट किया जाता है। काल भैरव के सम्मान में वार्षिक यात्रा निकाली जाती है इस पर्टिकुलर उत्सव के दौरान। श्रीनाथ वीर महास्कोबा उत्सव महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाता है और माघ माह में 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है, ठीक है। ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर या फसल पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई किसान उपज निधि योजना को लॉन्च किया। नाम याद रखिएगा, ई किसान उपज निधि योजना, ठीक है ना। उद्देश्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को वेयर हाउस उपलब्ध करवाना, वेयर जो गोदामों की व्यवस्था है उसे सुगम बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसके तहत किया क्या जाएगा? देखिए क्या होता है, बाजार में हमेशा फसल के सही दाम किसानों को मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। डिमांड और सप्लाई का नियम है, हमेशा किसानों को इनकी उपज का अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जितने भी गोदाम हैं वहां पर किसान अपनी फसल को जमा कर दें, ठीक है ना, 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक जमा कर सकते हैं, 6 माह तक जमा कर सकते हैं, और उस फसल के बदले 7% वार्षिकी के दर से किसान उस फसल पे ब्याज प्राप्त कर सकता है। उस पैसे से वो अपना जीवन यापन करे या फिर खेती दूसरी शुरू कर दे, और जब भी मार्केट में फसल के अच्छे रेट मिलने लगे वो अपनी उपज को जाके बेच दे, अच्छे रेट पर लोन का पैसा चुका दे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो रख ले, ठीक है ना। तो किसानों के कल्याण से संबंधित है ई किसान उपज निधि योजना। 7% की दर से किसानों को उनकी फसलों पर ब्याज प्रदान किया जाएगा, या लोन प्रदान किया जाएगा, सॉरी, 7% ब्याज की दर से लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां पर यह समझिए कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा इसका घोषणा की गई। तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ई किसान उपज निधि योजना को लॉन्च किया था। वैसे ये लॉन्च पहले हो चुकी है, लेकिन अभी ये एकदम से काफी सुर्खियों में आई है क्योंकि इसके लिए काफी सारे प्रावधान अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने चेंज किए, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जितने भी पंजीकृत गोदाम है,
ठीक है ना, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके पास जितने भी वेयर हाउस है जो पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है, वहां पर किसान अपनी फसल को जमा करेगा और उनसे लोन प्राप्त करेगा 7% वार्षिकी की ब्याज दर से। अधिकतम 6 माह के लिए अपनी फसल को किसान यहां पर जमा कर सकता है। ठीक है ना, इसी योजना को नाम दिया गया है ई किसान उपज निधि योजना, जो कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु लॉन्च किया? देखिए, आईएनएस जटायु को भारत की जो नौसेना है उसने लॉन्च किया है लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप पर। ठीक है ना, ये एक नेवल बेस है भारत का, ताकि चीन, पाकिस्तान और उधर मालदीव भी आजकल बहुत आंख दिखा रहा है, तो इनसे लड़ने के लिए एक पर्टिकुलर बेस होना चाहिए समुद्र में हमारे पास, ताकि तीनों से एक साथ निपटा जा सके किसी भी कंडीशन। तो इसीलिए एक नेवल बेस स्थापित किया है भारतीय नौसेना ने, इसे नाम दिया गया है आईएनएस जटायु। कहां पर? तो मिनिकॉय आइलैंड पर इसे स्थापित किया गया। ओके, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ये नेवल बेस है आईएनएस जटायु के नाम का। अब यहां पर एक छोटी सी बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से यहां पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहां पर इसे कलेक्ट किया है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल से। तो कभी क्वेश्चन आए कि 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को या स्थलों को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मालदीव का है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जहां पर आईएनएस जटायु नेवल बेस स्थापित किया गया। ठीक है ना, तो मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का एक पर्टिकुलर द्वीप है, इसको मालदीव से अलग करता है कौन? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो ये दो चैनल याद रखिएगा, ज्योग्राफी में काफी बार पूछे गए। क्लियर? तो यहां पर 8 मार्च के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। हमारा जो नेवल बेस स्थापित हुआ है आईएनएस जटायु, वो कहां पर स्थापित हुआ? तो ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित हुआ। ओके, अब हम लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उनको एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते। इजीली बता दोगे आप, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आप इजीली इसे डील कर पाओगे। देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में? बता दोगे? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। सेकेंड, चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? कोयला। इसके बाद, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। महिलाओं को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो यह है 1500 रुपए की राशि, है ना। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया, किससे संबंधित है? तो यह ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है, इसे रोकने से संबंधित है। तामस सुल्योग किस देश के हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए? तो तामस सुल्योग या सुल्योग ये नए प्रेसिडेंट बने हैं हंगरी के। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, है ना। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को समाप्त कर दिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1992 में। आगे, हाल ही में उपग्रह मिथेन सैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? स्टेनलेस स्टील सेक्टर में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की जा रही है या कहां की गई है? तो यह हरियाणा में की गई। आंसर ए। अब बात आती है लास्ट डे के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर क्या है। ठीक है, तो कमेंट आप भी पढ़ते हैं, आपको पता चल गया होगा। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य। यहां पर सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला, वैसे कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था, एंथ्रेसाइट कोयला है। और दामोदर नदी के उद्गम की बात करें तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम। ओके,
तो दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना। कमेंट में बताइएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना को कब लॉन्च किया गया। ओके, आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।